सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन अकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में येस और नो लिख करके बता दीजिए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है, अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट? टेल मी द चैट सेक्शन। येस वी आर लाइव नाउ। यस वी आर लाइव नाउ। आप सभी को एक साथ जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। और आपको और आपके परिवार वालों को भी हमारे तरफ से सलाम और आदाब है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके सबको बुला लीजिए। आज भी हम लोग PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्पेशल चल रहा है ना, लगातार पिछले क्लास से, जब से थ्योरी क्लास ख़त्म हुआ है, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रही हूँ। तो आज के इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट कह सकते हैं या फिर MCQs उसके तौर पर करने वाले हैं। यानी कि आज जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ये है तो PYQs यानी कि पिछले साल के सवालात, लेकिन आप इसे मॉक टेस्ट के तौर पर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कि आप 30 में 30 सही कर पाते हैं कि नहीं आज के इस क्लास में। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आ जाइए, चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो, चाहे आप पेपर 2 के एस्पिरेंट हो। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं सबको पकड़कर एक बार शेयर कीजिए और सबको बुला लीजिए। आज का ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखते हैं कि आज आप लोग 30 में 30 सही कर पाते हैं कि नहीं। सो आर यू रेडी? तैयार हैं आप सभी लोग? ऑल ओके हैं? निधि सिंह का कहना है मैम हिंदी का क्लास। निधि जी देखिए, अभी तो पॉसिबल नहीं है, इस सेशन में तो हिंदी का क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया। बट हाँ, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि हिंदी का क्लास स्टार्ट हो। इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ केवल उर्दू का ही क्लास चल रहा है। ठीक, ऑल ओके है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गो टू स्टार्ट। एक बार वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप लोगों को कर देना है। ठीक, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उर्दू के सबसे महत्वपूर्ण। और आप लोगों को पता है पिछले साल के सवालात में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार रिपीट हुआ है कि नहीं। मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये नहीं बताऊंगी कि पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है, ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। इन द लास्ट मैं पूछूंगी भी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दे रही हूँ कि ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं आज लेकर के आई हूँ और हर एक सवालों का आप जवाब बताएंगे। जब 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उर्दू का, तब मैं बताऊंगी कि ये पेपर 1 का था या फिर पेपर 2 का था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल, जैसे कि हर बार की तरह आपको हिदायत देता है लंबा चौड़ा, तो हिदायत दी हुई है यहाँ पर कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, यानी कि गद्यांश को पढ़ना है, प्रोज वाले सेक्शन को पढ़ना है और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके सवालों के जवाब बताने हैं। PDF मिलेगा मैम? बिल्कुल PDF मिलेगा। ज्ञापन अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर PDF आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखिए ये लंबा चौड़ा गद्यांश यानी कि इबारत दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, 15 क्वेश्चन जो लैंग्वेज कंप्रेशन से पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, इबारत और शेर से ही पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास की शुरुआत एक बार हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ भी कर दीजिए, क्योंकि जब हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ हम लोग किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो बीच में किसी भी तरह का रुकावट नहीं आएगा, कुछ टेक्निकल इशू नहीं आएगी। तो एक बार हैशटैग बिस्मिल्लाह आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा आग लगाकर। अब देखिए मैं गद्यांश पढ़ती हूँ, देखते हैं कैसे कैसे सवालात इस गद्यांश से पूछे जाएंगे, यानी कि इबारत से पूछे जाएंगे। लिखा गया है कि लक्ष्मीबाई एक बहादुर हिंदुस्तानी औरत थी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपने वतन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आज़ादी की लड़ाई में जान दे दी। ठीक है, आगे लिखा गया है कि लक्ष्मीबाई का नाम मनुबाई था। ये तो बात सही है। छोटी उम्र में मनुबाई की शादी झांसी के राजा गंगाराव से हो गई। उसके बाद वह मनुबाई के बजाय झांसी की रानी कहलाने लगी। ससुराल में उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 ईस्वी में रानी एक बेटे की मां बनी, लेकिन 2 साल बाद वह जुदाई का दाग दे गया। यानी कि बेटे की मां तो बनी थी, लेकिन फिर भी उनका जो बेटा है वो इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या हुआ। राजा गंगाधर को
तो यह सदमा ले डूबा और कुछ दिनों बाद वह मौत की गोद में सो गए, यानी कि उनके जो शौहर थे उनका भी इंतकाल हो गया। मगर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत से काम लिया। उसने अपने लेपाक बेटे दामोदर राव को गद्दी पर बिठाया और राजपाट के बागडोर अपने हाथ में ले ली। यानी कि राजपाट की जो बागडोर थी, जो भी संभालना था, क्योंकि राजा उनकी तो मृत्यु हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था, तो जो भी बागडोर था इन्होंने अपने हाथ में लिया और रानी लक्ष्मीबाई कहलाई भी। अंग्रेजी कंपनी ने यह बहाना बनाकर रियासत झांसी को हथियाना चाहा कि अब वहां गद्दी का कोई वारिस नहीं रहा। जो अंग्रेज थे उन्होंने सोचा कि गद्दी का कोई वारिस नहीं रहा, तो चलो अब इसको हथिया लेते हैं, झांसी को हथिया लेते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी की तरफ से यह पेशकश रखी कि रियासत झांसी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। रानी ने अंग्रेजों को जवाब भिजवाया, मैं अपनी झांसी को किसी कीमत पर अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। लॉर्ड डलहौजी जो था वो पैगाम भिजवाया कि जल्दी से झांसी को अब हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन झांसी ने क्या बोला, जवाब भिजवाया झांसी की रानी ने कि अपनी झांसी को किसी कीमत पर अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा इबारत थी। अब इससे क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है जो 121 नंबर है। तो ये लैंग्वेज 2 का है। डजंट मैटर लैंग्वेज 1 का हो या फिर लैंग्वेज 2 का हो, टॉपिक तो वही रहेगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा, कोई जो है ना बदलाव नहीं है क्वेश्चन में। लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2, पेपर 1 या फिर पेपर 2, आपका क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि आप क्वेश्चन का आंसर सही सही दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में जान दे दी। तो अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ जो है लड़ाई में जान दे दी। क्या बात है, सभी का एकदम जबरदस्त आंसर, स्टार्टिंग धुआंधार है। चलिए, और आई होप इसी तरीके से आप लोग हर एक सवालों का जवाब बताएंगे और आज 30 में 30 सही होगा। लीजिए 122 नंबर सवाल है कि झांसी के राजा गंगा राव से शादी के बाद वह क्या कहलाने लगी। महारानी कहलाने लगी, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी या फिर मनुबाई। बताइए वो क्या कहलाने लगी झांसी के राजा की शादी के बाद। यस, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग बी भी लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा झांसी के राजा गंगाराव से शादी के बाद वो झांसी की रानी कहलाने लगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। एक बार देख भी लिया जाए, रुकिए, गद्यांश में तो दिया है इबारत में। देखिए उसके बाद झांसी के राजा गंगाराव से शादी हुई, उसके बाद वह मनुबाई के बजाय झांसी की रानी कहलाने लगी, है ना। तो झांसी की रानी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग लगा रहे थे उनका जवाब बिल्कुल सही है, परफेक्ट। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर कि किसने उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। उनके शौहर राजा गंगाराव ने, ससुराल वालों ने, उनके पिताजी ने या फिर झांसी के अवाम ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लक्ष्मीबाई किसने रखा था, ये आपको बताना है। यस, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, जबरदस्त आंसर। उनके ससुराल वालों ने जो है उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर प्रश्न सवाल पूछ रहा है कि राजा गंगाराव को किसका सदमा ले डूबा। बेटे की मौत का सदमा, जंग में हारने का सदमा, बाप की मौत का सदमा या फिर झांसी के खराब हालात का सदमा। तो उनका एक पुत्र यानी कि बेटा हुआ था और 2 साल के बाद उनके पुत्र यानी कि बेटी का इंतकाल हो गया, जिसके वजह से ये सदमा जो है राजा जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो बेटे के मौत का सदमा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आंसर आ रहा है आप लोगों का। यस, राजा गंगाराव के मरने के बाद रानी ने क्या किया। उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, उन्होंने झांसी को छोड़ दिया या फिर उन्होंने राजपाट के बागडोर अपने हाथ में ले ली।
और ओहो, एक मिनट, डी ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, ये है डी ऑप्शन। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, ये लंबा चौड़ा है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, उन्होंने राजपाट की बागडोर अपने हाथ में ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। मैं अपनी झांसी को किसी कीमत पर अंग्रेजों के हवाले न करूंगी, यह जवाब रानी ने किसको दिया? ऑप्शन ए में दिया लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड अरुण को और लॉर्ड डारून को। लीजिए, सवाल बढ़िया है। तो वो लॉर्ड डलहौजी था जिसको ये जवाब दी थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है लॉर्ड डलहौजी, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 127 नंबर की शर्त की जमा क्या है बताइए। शर्त की जमा यानी कि बहुवचन प्लूरल आपको बताना है, शर्तों, शर्तिया, शरायतों या फिर शरायतीन। सोच समझ करके आंसर बताइएगा। शर्त का वैसे शरायत होता है, बट यहाँ पर शरायत तो नहीं दिया है। शर्त की जमा यानी कि बहुवचन शर्तों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, अभी तक आप सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है, आप सभी लोगों पर पूरा भरोसा और एतमाद है कि पेडागोजी के भी क्वेश्चन आएंगे तो सोच समझ करके आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का मुतजाद है। ए में है बिजौल, बेखौफ, निडर या फिर बेवकूफ। बहादुर का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द। साइड हो जाऊं? लीजिए, साइड हो गई, दिख रहा है ना। बताइए, सोच समझ करके आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, 128 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि देखिए बहादुर का अपोजिट वर्ड बेखौफ तो नहीं होगा, बेवकूफ भी नहीं होगा, निडर नहीं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से क्योंकि 128 तक ये क्वेश्चन था, फिर से आपके सामने इबारत ही आएगा यानी कि गद्यांश आएगा और उसको आप लोग पढ़ेंगे और फिर से 135 तक के सवालों के जवाब इसी गद्यांश को आपको पढ़ करके देने हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट गद्यांश, इसको पढ़िए। क्या दिया है कि हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के साथ हर उस चीज से बदगुमानी बढ़ रही थी जिसका कुछ भी ब्रिटिश से ताल्लुक हो। यह मीर व दशरथ में दौरा कर रहा था, यानी बेंगलोर,
त्रावणकोर, राजस्थान और बनारस वगैरह बहुत जगह गया था। स्काइट के तादाद में भी इजाफा हुआ। इत्तेहाद बाहमी के हुसूल के गरज से 13 अप्रैल 1938 ईस्वी को इलाहाबाद में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की गई थी। ये तो ठीक है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत टाइप हुआ है, थोड़ा सा उर्दू टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। 13 अप्रैल 1938 को इलाहाबाद में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, की गई ताकि हिंदुस्तान स्काउट और बॉय स्काउट में इत्तेफाक और इत्तेहाद अमल किया जाए। मादर हिंद के फर्जंद रशीद सर बहादुर सुप्रो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, लेकिन कोई फैसला ना हो सका। हिंदुस्तान स्काउट के प्रॉमिस में बादशाह के साथ वफादारी को निकाल दिया जाए, ये लंबा चौड़ा गद्यान से इनकी इबारत दी गई है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। 129 नंबर, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में किस चीज से बदगुमानी बढ़ रही थी? ऑप्शन ए में है अंग्रेजों के बढ़ते हुए इक़्तिदार से, नहीं। जिसका कुछ ताल्लुक ब्रिटिश हुकूमत से हो, जिसका ताल्लुक आवाम पर बेजा अखराजात से हो, हर शोबे अंग्रेजों की मुदाखलत से, नहीं, मुदाखलत तो नहीं। हुकूमत जिसका कुछ ताल्लुक ब्रिटिश हुकूमत से हो, ये ऑप्शन नंबर बी कहा गया है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हर उस चीज से बदगुमानी बढ़ रही थी जिसका कुछ ताल्लुक ब्रिटिश हुकूमत से हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर सवाल है कि इत्तेहाद बाहमी के उसूल के गर्ज से कहाँ गोलमेज सम्मेलन की गई, यानी कि गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ की गई, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। हैदराबाद में, इलाहाबाद में, पंजाब में या फिर बेंगलोर में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यस, इलाहाबाद, वेरी गुड। इलाहाबाद में गोलमेज कॉन्फ्रेंस ये रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जबरदस्त आंसर है। सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, इलाहाबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आप सभी लोग एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का मकसद स्काउट और स्काउट बॉय में क्या कायम करना था? तो ऑप्शन ए में दिया है अच्छा तालमेल कायम करना, इत्तेफाक और इत्तेहाद अमल कायम करना, या फिर मिलजुल कर काम करने की तरगीब देना, या फिर दोनों के आपसी झगड़ों को ख़त्म करना। तो जहाँ तक मैं अभी पढ़ी थी इबारत, तो उसमें कहा गया था इत्तेफाक और इत्तेहाद अमल कायम करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, 132 नंबर सवाल है यहाँ पर कि कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान का स्काउट से क्या प्रॉमिस निकालने की बात रखी गई थी? बहुत से कायदे और कानून निकालने की, बादशाह के साथ वफादारी को निकालने की, काम को घंटों को कम करने की, या फिर लोगों के दिल से खौफ निकालने की। वीडियो रुक गया है, एक बार बताइए तो आप लोग, वीडियो रुक गया है क्या? ठीक तो है, ऑल ओके है। यस, बादशाह के साथ वफादारी को निकालने की, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि सर बहादुर सुप्रो ने हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ दौरा किया था? बेंगलोर, ट्रांकोर, राजस्थान और बनारस का दौरा किया था। उन्होंने बहुत से देहातों का दौरा किया, कलकत्ता, दार्जिलिंग, हरियाणा और लक्षद्वीप का दौरा किया था, या फिर उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों का दौरा किया था, ठीक है। नहीं नहीं रुका है, ऑल ओके है।
मैम डीएलएड उर्दू की क्लास किस टाइम होगी? डीएलएड का क्लास होगा, आप लोग धीरे धीरे जो है ना हर एक सब्जेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होगी, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बताया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग में ही कहा गया था, बिल्कुल सही जवाब है। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 यानी कि 134 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। ताल्लुक की जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा? ताल्लुकात, ताल्लुकातों, मुताल्लिक या फिर मुताल्लुकात? बताइए जल्दी से, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ताल्लुक का जमा यानी कि बहुवचन ताल्लुकात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही जवाब। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है 135 और ये प्रोज एंड पोएट्री से लास्ट क्वेश्चन है। वफादारी का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, जो भी आप कह सकते हैं कहिए, बताइए क्या होगा? गद्दारी, दगाबाजी, सिफाकी या फिर फरेब? यस, वफादारी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा गद्दारी, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। देखिए 135 तक खत्म क्वेश्चन, यानी कि प्रोज एंड पोएट्री से जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं खत्म हो गया। अब 136 से लेकर के 150 तक पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। 15 क्वेश्चन पेडागोजी का। अभी तक आपका 15 में 15 सही हुआ होगा, आई होप। अब पेडागोजी स्टार्ट होगा 136 नंबर सवाल से, तो सोचना है, समझना है और तब आंसर आपको बताना है, क्योंकि ज्यादा फोकस आपको पेडागोजी पर ही करनी है। ठीक, चलिए, तो 15 में 15 आया है सबका। इसमें भी आप लोग गलती मत कर दीजिए। प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन में अगर गलती कर देते हैं तो फिर 30 में 30 आएगा कहाँ से? ठीक है, तो इबारत और शेर में गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। चलिए, सभी लगभग लोगों का 15 में 15 आया है और कुछ लोगों का 15 में 14 और 13 भी आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 136 नंबर पेडागोजी का सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर। बोल रहा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि, क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पहली जबान की आमोजिश होती है जबकि दूसरी जबान अपने आप सीखता है। क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा भी देख लेते हैं। पहली जबान की आमोजिश फितरी तौर पर होती है और दूसरी जबान अपने आप सीखता है। सी में दिया है पहली जबान अपने आप सीखता है और दूसरी जबान की आमोजिश होती है। और फोर्थ में दिया है पहली और दूसरी दोनों जबानों की आमोजिश होती है। अब बताइए क्या लगता है? एकदम सबसे पहला सवाल, आसान सवाल पूछा है और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, सी सी सी, परफेक्ट। पहली जबान की अपने आप बच्चा सीखता है और दूसरी जबान की आमोजिश यानी कि अधिगम होता है। ठीक, तो ये स्टार्टिंग खतरनाक है, धुआंधार है, जबरदस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कोई भी, हम लोग भी पहली जबान सीखे तो उसका क्या हुआ? इक्तिसाब यानी कि अर्जन हुआ। पहली जबान हमें पता भी नहीं था, उसका इक्तिसाब यानी कि हुसूलियाबी हुई। और जो हम लोग दूसरी ज़बान सीखते हैं वो हमें पता होता है कि हम ये ज़बान सीख रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश हम लोग सीखते हैं तो हमें पता होता है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो दूसरी ज़बान का क्या होगा? आमोजिश। लेकिन जो पहली ज़बान जो हम अपने परिवार से सीखते हैं उसका हुसूलियाबी, वो अपने आप हम लोग सीख जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAD किसका मुखफ़िफ है? बताइए, यानी कि LAD का फुल फॉर्म आपको बताना है। मैंने आप लोगों को कितना बार बताया था कि नोम चोम्स्की ने एक नज़रिया दिया था, यानी कि सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदाइशी उसके दिमाग में एक डिवाइस होती है, किसी भी चीज़ को सीखने की डिवाइस। यानी कि बच्चा जो है ना, सीखने का जो ये सलाहियत है वो पैदाइशी लेकर के आया होता है, बस उसको माहौल मिलना चाहिए, बच्चा अपने आप सीख जाएगा।
और उसके दिमाग में जो डिवाइस होता है उसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। तो कौन से ऑप्शन में दिया है? लैंग्वेज एक्वायर्ड डायरेक्टली नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, आसान है। एक बार वीडियो को 200 प्लस लाइक ज़रूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम लोग की संख्या जो है ना वो 200 प्लस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काबिल अदराक मवाद का मतलब है। ऑप्शन ए में दिया है कि आमोजगारों की सतह से थोड़ी ऊंची सतह की जबान से साबका। सेकंड में दिया है मतन या फिर मवाद जिन्हें आमोजगार सीख सके, समझ सके। और सी में दिया है आमोजगारों की वकूफ़ी सतह की जबान से, या फिर मवाद जो आमोजगारों को अपने माहौल से मिला हो। देखिए, काबिल अदराक मवाद का मतलब है कि जो आमोजगार है उसकी सतह से थोड़ा ऊंची सतह की जबान से साबका हो। ठीक है, तभी तो वो सीखेगा ना। नई चीज सिखानी है आपको, कोई भी नया चीज बच्चों को आप सिखाने हैं तो उसकी सतह से थोड़े ऊंची जबान ही लेंगे, ताकि उससे कनेक्ट कर पाए जो पहले से बच्चा जान रहा है। उसी का एग्जाम्पल लेकर ही ना आप कोई बड़ी चीज, कोई टफ चीज सिखाते हैं, कोई नया टॉपिक सिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस कंडीशन में ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन क्यों ऑप्शन नंबर ए हो गया? मैम आपका क्लास यूट्यूब पर ही होता है? बिल्कुल होता है, यूट्यूब पर ही होता है। ठीक, तो इस तरीके से आमोजगार यानी कि जितने भी छात्र हैं उनकी सतह से थोड़ी ऊंची सतह की जबान से साबका क्या होता है? काबिल अदराक मवाद का मतलब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तीफाइयत पसंदी इलेक्टिसिज्म क्या है? अपने तरीके के तय ईमानदार होना, या फिर अपनाई गई तमाम मौसर हिकमत अमलियों की मश्क यानी कि प्रैक्टिस। सी में दिया है कि उस्ताद का अपने फरोग दे रहे तरीके की मश्क, या फिर कभी भी तरीका या फिर हिकमत अमली को जाने बगैर लचकदार होना। क्या बोल रहा है? इस्तीफाइयत पसंदी क्या है? आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि इस्तीफाइयत पसंदी क्या है। व्हाट इज इक्लेक्टिज्म? अब आपको क्या लगता है, ऑप्शन नंबर बी और सी ज्यादा आ रहा है? वीडियो रुक भी रहा है? ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस्तीफाइयत पसंदी क्या है? अपने तरीके तय ईमानदार होना नहीं। इस्तीफाइयत पसंदी का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है, इस्तीफाइयत पसंदी क्या है सुनिए, अपनाई गई तमाम मौसर हिकमत अमलियों की मश्क यानी कि प्रैक्टिस। जितना भी हिकमत अमली आप अपना रहे हैं वो सारी अपनाई गई मौसर यानी कि जो प्रभावी हिकमत अमलियाँ है जो सही में वर्क करती हैं। ठीक है, हिकमत अमली का मतलब आप लोग बता सकते हैं क्या होता है? बताइए, हिकमत अमली का अर्थ क्या होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए। क्या लगता है आपको हिकमत अमली का अमल का तरीका? ये भी थोड़ा सा ठीक है, सही काम को करना। तरीका इख्तियार करना, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तरीका इख्तियार करना। देखिए, हिकमत अमली का मतलब अमल यानी कि
तरीका इख्तियार करना, कोई ना कोई अमल करना, काम करना। हिकमत अमली का अर्थ हो गया कि कोई आप लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप कोई तरीका इख्तियार करें, उस तरीका तक कैसे पहुंचा जाए, पूरा रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है हिकमत अमली। यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने अमल किया, ठीक है, हिकमत अमली उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो अपनाई गई तमाम मौसर हिकमत अमलियों की मश्क यानी कि प्रैक्टिस, जितने भी प्रभावी हिकमत अमली हैं उनकी प्रैक्टिस, इसी का मतलब होता है इस्तिफायत पसंदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वीडियो ज़्यादा ही रुक रहा है क्या, एक बार बताइए तो। ठीक तो चल रहा है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक चल रहा है, ऑल ओके है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा रुक रहा है, वेट कीजिएगा आप लोग, वेट वेट, थोड़ा ज़्यादा ही रुक रहा है। अब ठीक है, एक बार बताइए तो। अब नहीं रुक रहा होगा, होप। अब ठीक है ना। शॉर्टकट में मैं बताऊं, हिकमत अमली का मतलब समझ लीजिएगा रणनीति, रणनीति, शुद्ध हिंदी वर्ड। ठीक है, यस, अब ऑल ओके है, जबरदस्त। ठीक, रणनीति आप कह सकते हैं, यानी कि कोई भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया, नीति तैयार किया गया, एक तरीका, आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि हाँ इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो इस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, तो उसी को कहा जाता है हिकमत अमली, रणनीति कह सकते हैं। ठीक है, नीति भी कह सकते हैं, पॉलिसी भी कह सकते हैं, ये भी सही है। चलिए, तो इस्तिफायत पसंदी का मतलब क्या है कि अपनाई गई तमाम मौसर हिकमत अमली, जितने भी प्रभावी हिकमत अमली है उसकी मश्क यानी कि प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है 140 नंबर कि किस नजरिए के मुताबिक जबान बुनियादी तौर पर मानी अखज करने का एक वसीला है। ए में है साख्तियाती तरीका, बी में है खामोशी नजरिया, सी में दिया है काम पर मबनी जबान की आमोजिश, या फिर कवायद के अज्जा का तर्जुमा करने का नजरिया। जो लोग अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरे हैं, डीएलएड में जिनका जिनका एडमिशन हो गया है ना, और आपने अगर एक दिन भी आप क्लास करने के लिए आप चले गए हैं, तो आप जो है ना बिल्कुल एलिजिबल है सीटेट का फॉर्म भरने के लिए। जो लोग भरे हैं वही सीटेट, और हालांकि जो लोग नहीं भी भरे हैं वो भी सीटेट की तैयारी करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर आपको सीटेट देना ही देना है। यस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि किस नजरिए के मुताबिक, कौन सा वो नजरिया है जिसके मुताबिक जबान बुनियादी तौर पर मानी अखज करने का एक वसीला है। ठीक है, एक आधार है। जबान क्या है, जबान बुनियादी तौर पर मानी समझने या फिर मानी लेने का एक वसीला यानी कि आधार है। यस, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, वो हो जाएगा काम पर मबनी। कुछ लोग ये भी लगा रहे हैं काम पर मबनी जबान की आमोजिश। सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो काम पर मबनी यानी कि काम पर आधारित, मबनी का मतलब क्या होता है, आधारित, तो काम पर आधारित जबान की आमोजिश अगर होती है तो आप बुनियादी तौर पर मानी को भी समझ सकते हैं, यानी कि वो भी एक आधार बनेगा। काम जो वो कहा जाता है ना, कर के
सीखने से ही जल्दी समझ में आता है। आप सिर्फ मोबाइल पर ये देखें कि साइकिल कैसे चलाई जाती है और प्रैक्टिकली कर कर कभी ना चलाए हों तो आप कभी नहीं सीख सकते हैं साइकिल चलाना। जब आप साइकिल चलाना सीखना ही चाहते हैं तो प्रैक्टिकली करके देखिए। तो काम पर मबनी ज़बान की आमोजिश ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ज़ुबान की बुनियादी तौर पर मानी अखज़ करने का एक वसीला है, ठीक है, एक आधार है। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ बताइए, समझ में आया या फिर एक बार और समझाऊं? सीटेट का ऑल क्लास चलेगा? नहीं, केवल और केवल उर्दू का क्लास चल रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड तो होगा नहीं, साख्तियाती नज़रिया तो बिल्कुल नहीं होगा, कवायद के अज्जा का तर्जुमा, कवायद तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो काम पर मबनी ज़बान की आमोजिश यानी कि ज़बान यानी कि भाषा जो सीख रहे हैं आप, काम पर मबनी यानी कि काम पर आधारित है, तो मानी आप समझ जाएंगे। बुनियादी तौर पर मानी अखज़ करने का एक वसीला है, एक आधार है। अगर आप काम करके सीखते हैं तो मानी को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर 141 नंबर सवाल है कि पढ़ने के दर्ज झैल तरीके को क्या कहते हैं? मुस्कान मैम प्लीज़ अल्लाह के वास्ते सहायक उर्दू अनुवादक की क्लास अपलोड करिए प्लीज़। सिर्फ आप पर ही भरोसा करता हूँ, मुझे ये नौकरी चाहिए। अभी तो इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है। आयोग जो है ना इतना ढीला हो गया है, मैं क्या ही बताऊं। नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए एक बार। अब देखिए मुझे लगता है 2026 में नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर जारी होता है तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ क्लास चलेगा सहायक उर्दू अनुवादक का। लेकिन एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं डाला है आयोग कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, फॉर्म फिलअप होने वाला है, ऐसा कोई थोड़ा सा भी खोज खबर नहीं है। तो होगा तो बिल्कुल क्लास चलेगा। पढ़ने के दर्ज झैल तरीके को क्या कहते हैं? एक कारी फैसला करने और फिर राय देने के लिए असल निकात को अलहदा करता है। बगैर मुताला, सरसरी मुताला, तलखीस करना या फिर मालूम से नामालूम का कयास या फिर इर्तशाह, क्या कहेंगे? लग रहा है ए होगा लग रहा है ए होगा। आप लोग ऐसे पढ़ने के दर्ज झैल बगैर मुताला इसलिए नहीं होगा क्योंकि गौर से जब हम पढ़ते हैं, एकदम डीपली पढ़ते हैं, तो उसको बगैर मुताला कहते हैं। पूरा हर एक लफ्ज़ का मानी समझते हुए गौर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर गौर से पढ़ने की तो बात नहीं कह रहा है। बोल रहा है कि पढ़ने का वो कौन सा तरीका है जिसमें एक कारी फैसला करने और फिर राय देने के लिए असल निकात को अलहदा करता है, ठीक है। तो बगैर मुताला नहीं होगा, मालूम से नामालूम की तरफ तो नहीं होगा, सरसरी मुताला बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तलखीस करना यानी कि संक्षेपण करना, आप यूँ कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ सी होगा, फिर बिल्कुल सही है। एक कारी यानी कि कारी किसको कहते हैं? पढ़ने वाले को। जैसे कि आप किताब पढ़ते हैं तो आप हो गए कारी। तो वही बोला जा रहा है कि एक कारी यानी कि पढ़ने वाला फैसला करने और फिर राय देने के लिए असल निकात को अलहदा करता है, अलग करता है। तो ये पढ़ने का कौन सा तरीका हो गया? सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, फैसला करने और फिर राय देने के लिए। तो ये तलखीस यानी कि संक्षेपण ही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत लंबा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सातवीं जमात का उस्ताद मीटिंग के लिए अपने तलबा को गांव पंचायत के सदर, अरकान, उस्ताद, घरेलू औरत, गांव के मेडिकल ऑफिसर का रोल तफवीज़ करता है।
साथ में ज़बान के हवाले से कुछ मवाद भी फराहम करता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? ड्रामा की शक्ल देना, मुकालमाती सरगर्मी, बातचीत का खेल या फिर रोल प्ले? बताइए, बताइए आप इसे क्या कहेंगे? अगर आप मीनिंग के साथ नहीं बताई तो मैं उर्दू चेंज कर दूंगा। तो अब कितना मीनिंग के साथ आप लोगों को बताया जाए। बाकी थ्योरी क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डीपली मैं ऑलरेडी थ्योरी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ हर एक टॉपिक को। डी, वेरी गुड। क्या बोल रहा है कि 7वीं क्लास का एक टीचर है, मीटिंग के लिए अपने तलबा को गांव पंचायत के सदर, उसके बाद से अरकान हो गया, उस्ताद हो गया, घरेलू औरत, गांव के मेडिकल ऑफिसर का रोल तफवीज़ करता है। ठीक है, यानी कि अपने तलबा को ये सभी रोल प्ले करने के लिए कहता है। साथ में ज़बान के हवाले से कुछ मवाद भी फराहम करता है और क्या बोलना है ये भी बताता है, उसे देता है। इस सरगर्मी को रोल प्ले करना ही तो कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है रोल प्ले, एब्सोल्युटली राइट आंसर है आप सभी लोगों को। ठीक है, डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। थ्योरी क्लास कहाँ मिलेगा? ज्ञापन एकेडमी जब ये आप देख रहे हैं ना, इसी के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारा वीडियो अवेलेबल है, हर एक टॉपिक को मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। ठीक, डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसको रोल प्ले करना कहेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है उस्ताद जो है ना, रोल प्ले करवा रहा है, अलग अलग कैरेक्टर का, अलग अलग किरदार का रोल प्ले करवा रहा है बच्चों से। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद एक राहगीर को स्कूल लेकर आता है और अपने तलबा से 5 मिनट उसका मुशाहदा करने के लिए कहता है। ठीक है, फिर उनसे दो दो के जोड़े में बातचीत करने के बाद उस शख्स पर तौज़ीही नोट लिखने के लिए कहता है। वह शख्स यानी कि जो राहगीर है यहाँ पर क्या है बताइए? आलाए ज़बान या फिर कोई शय या फिर इंसान या फिर मवाद? उसको क्या कहेंगे? जिस राहगीर को उठा करके ले करके आते हैं उस्ताद यानी कि टीचर, तो उस इंसान को आप क्या कहेंगे? उस शख्स, उस राहगीर को क्या कहेंगे? यस, उसको मवाद कहेंगे। उसको भी एज अ मवाद, मटेरियल के तौर पर ही, एक साधन के तौर पर ही उस्ताद क्या किया, यूज़ किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए फिर से सवाल को पढ़ लीजिए। उस्ताद एक राहगीर को स्कूल लेकर के आता है। ठीक है, रास्ते चल रहे इंसान को स्कूल में लेकर के आता है, अपने तलबा यानी कि छात्रों से 5 मिनट उसको देखने के लिए कहता है। ठीक, फिर उनसे दो दो के जोड़े में बातचीत करने के बाद उस शख्स पर तौज़ीही नोट लिखने के लिए कहता है, लिखने के लिए कहता है। तो इसका मतलब मवाद के तौर पर ही तो इस्तेमाल हुआ। वो इंसान जो राहगीर है, वो जो शख्स है, उसको मवाद के तौर पर इस्तेमाल कर दिया टीचर ने। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पढ़ना क्या है बताइए? ऑप्शन देखिए, ये भी बहुत बार सवाल रिपीट हुआ है, ये भी बहुत बार सवाल रिपीट हुआ है। पढ़ना क्या है? ए में है अल्फाज और आवाज़ की रमज़कशी या फिर मानी अखज़ करना, हिज्जे से जुमलों की रमज़कशी या फिर अदराक। तो सही तौर पर अगर देखा जाए पढ़ना, तो सही तौर पर पढ़ना उसी को कहते हैं जब आप पढ़ करके मानी समझे। तो मानी अखज़ करना यानी कि मानी को समझना। ऑप्शन नंबर, जो लिखा है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके क्या मानी है, वो क्या बताना चाह रहा है, उस चीज़ को आप समझ जा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं असल में पढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए 145 नंबर की अंग्रेजी ज़बान है क्या? ये भी सवाल कितना बार रिपीट हो गया देखिए, तो ये भी बहुत बार रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए में दिया हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान,
अंग्रेजी ज़बान है, या फिर हिंदुस्तान की मुआविन सरकारी ज़बान, या फिर हिंदुस्तान की तस्लीम शुदा ज़बान, या फिर हिंदुस्तान में एक गैर मुल्की ज़बान। तो अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि अंग्रेज़ी जो ज़बान है यानी कि इंग्लिश भाषा, ये इंग्लिश अंग्रेज़ी भाषा, इसको हिंदुस्तान में मुआविन सरकारी ज़बान, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे ज़रा बताइए तो? हिंदी को सरकारी ज़बान यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, ये हिंदी है। हिंदी को हिंदुस्तान में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है, और अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश को मुआविन सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? मैंने आर्टिकल भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। को ऑफिशियल या फिर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। सेकेंडरी हाँ बिल्कुल, असिस्टेंट नहीं, एसोसिएट। बहुत बढ़िया, जीना तारा ने बिल्कुल सही लिखा है, एसोसिएट उसको कहेंगे। मुआविन यानी कि एसोसिएट, और सरकारी यानी कि ऑफिशियल, ज़बान यानी कि लैंग्वेज। तो इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि मुआविन सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी को सरकारी ज़बान यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। इंग्लिश को मुआविन सरकारी ज़बान यानी कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है कि दर्ज झैल सरगर्मियां सुनने के किस मकसद की तकमील करती हैं? ऑप्शन ए में दिया है, पहले देख लीजिए। ये जो सरगर्मी यानी कि गतिविधि दे दी गई है, गतिविधि क्या है? लेक्चर सुनना, नोट लेना, लिखना होना चाहिए था, इमले की मश्क करना वगैरह। ए में दिया है तामुली मकसद, तबादला ख्याल का मकसद, या फिर अंजाम दही का मकसद, या फिर तफक्कुरी मकसद। इसका क्या लगता है? बी इसका भी लगा रहे हैं। लेकिन बी कैसे हो जाएगा? बी और सी में कंफ्यूजन है, बात सही है। यस, तामुली मकसद तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गतिविधि सुनने के किस मकसद की तकमील करता है, और वो गतिविधि क्या है, वो सरगर्मी क्या है? तो गतिविधि कुछ ऐसे हो रहा है कि लेक्चर सुना जा रहा है, लेक्चर सुनना, फिर नोट लिखा जा रहा है, और फिर इमले की मश्क की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है। तो इसको अंजाम दही का मकसद ही कहेंगे। तबादला ख्यालात तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, तबादला ख्यालात हो ही कहाँ रहा है? तबादला ख्यालात यानी कि ख्यालात का तबादला हो ही नहीं रहा है, आदान प्रदान तो हो ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा, सी ठीक है, क्योंकि लेक्चर सुन करके नोट किया जा रहा है, फिर इमले की मश्क की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है। तो अंजाम दही का ही मकसद, सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर है, और ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बयान दिया गया है, कथन दिया गया है, कवायद की तदरीस व आमोजिश के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ठीक है, ये दो बयान दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा बयान सही है, किसके हवाले से? तो कवायद की तदरीस व आमोजिश यानी कि ग्रामर की तदरीस व आमोजिश यानी कि शिक्षण और अधिगम के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? ये दोनों बयान हैं आपके, दो नहीं तीन तीन दिया है, ओ तीन दिया है। तीनों बयान को देखिए और बताइए कौन सा बयान सही है। तो बयान कथन, पहले कथन में लिखा गया है, पहले बयान में कहा गया है कि कवायद के उसूल की आमोजिश ज़बान की आमोजिश नहीं है, ठीक है। दूसरे में कहा गया है कि कवायद के बयान से कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वह पहले से आमोज़गार के जहन में मौजूद है, उन्हें बस इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है।
और तीसरे बयान में कहा गया है कि पहली ज़बान के कवायद दूसरी ज़बान की कवायद में मखल होते हैं, यानी कि रुकावट होते हैं। अब देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। लीजिए, चारों ऑप्शन आपके पास दिख रहा है ना। लिखा है कि बयान 1 और बयान 2 सही है, बयान 1 और बयान 3 सही है, या फिर केवल बयान 3 सही है, या फिर बयान 2 और बयान 3 दोनों सही है। अब एक बार फिर से मैं तीनों के तीनों बयान आपके सामने रख दे रही हूँ। आपको क्या किसके हवाले से बताना है? ये कवायद की तदरीस व आमोजिश यानी कि ग्रामर के शिक्षण और अधिगम के हिसाब से उसके हवाले से बताना है कि कौन सा बयान सही है। ठीक है, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कवायद की तदरीस के हवाले से आपको बताना है, तदरीस व आमोजिश। बोला है कौन सा बयान दुरुस्त है। ठीक है, दुरुस्त है, ये आपको बताना है। देखते हैं क्या लग रहा है, केवल और कौन सा बयान दुरुस्त है। अब देखिए एक बार फिर से बयान को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बयान ए में दिया है कि कवायद के उसूल की आमोजिश, यानी कि जो कवायद के नियम और कानून है, ग्रामर, अगर उसको सीख रहे हैं तो जबान की आमोजिश नहीं है। ठीक है, ये भी कुछ का सही लग रहा है। देखते हैं दूसरा बयान, कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस जरूरी नहीं है। कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस ज़रूरी नहीं है क्योंकि वह पहले से आमोज़गारों के जहन में मौजूद है, उन्हें बस इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। नहीं, बयान नंबर 2 सही नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 तो गलत ही है, क्योंकि क्यों बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है कि कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस ज़रूरी नहीं है। कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस यानी कि शिक्षण ज़रूरी नहीं है क्योंकि वह पहले से ही बच्चों के जहन में मौजूद है और उन्हें बस इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर, जो बयान नंबर 2 है वो गलत है। बयान नंबर 3 जो है ये बोल रहा है कि पहली ज़बान के कवायद दूसरी ज़बान के कवायद में मखल होते हैं, रुकावट। लेकिन रुकिए, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ है। यहाँ पर ये तो नहीं बोल रहा है ना कि कवायद के जो नियम और कानून हैं बच्चों के दिमाग में हमें पहले से ही होते हैं। हाँ, ये बोल रहा है कि वह पहले से आमोज़गारों के जहन में मौजूद होते हैं। ये सही है। ठीक है, बयान नंबर जो 2 आप लोग बोल रहे थे ये सही लग रहा है। ठीक, आप लोग सही बोल रहे हैं, बी ही सही होगा। बी एक सही दिख रहा है, कथन 2 जो है ना, क्योंकि इसमें कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो पहले से आमोज़गारों के जहन में मौजूद होते हैं। जो बच्चे सीख रहे हैं उनके जहन में कवायद के कुछ पहलू जो है ना ऑलरेडी होते हैं, तो उन्हें बस इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है, इसको गलत नहीं कहेंगे। ठीक ठीक, ये नहीं बोल रहा है, बयान नंबर 2 में ये नहीं बोल रहा है कि कवायद जो होता है बच्चे पहले से ही जान रहे होते हैं, कवायद जो है आमोज़गारों के ध्यान में पहले से ही होता है, ये नहीं बोल रहा है। कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस ज़रूरी नहीं है क्योंकि वह पहले से आमोज़गारों के जहन में मौजूद होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर ये कहता कि कवायद आमोज़गारों के जहन में पहले से मौजूद होते हैं, कवायद के जो नियम और कानून उसूल हैं, तब ये गलत होता। ठीक ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है और सी तो डायरेक्ट गलत होगा क्योंकि क्यों बोल रहा है, पहली जबान जो है, पहली जबान के कवायद यानी कि जो ग्रामर है वो दूसरी जबान के कवायद में रुकावट होते हैं, मखल। ये कभी नहीं हो सकता है, यानी कि बयान नंबर 3 गलत है। ठीक है, अब बस एक बचा है, बयान नंबर 1, ये भी कुछ का सही लग रहा है। कवायद के उसूल जबान की
आमोजिश नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही ही है। बयान नंबर 1 भी सही है, क्योंकि हम लोग जो पहली जबान का इक्तिसाब किए हैं, क्या उसमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ी? क्या जब हम लोग पैदा हुए थे और अपने परिवार में जो ज़बान सीखे, हम लोगों के परिवार वाले जो भाषा बोल रहे थे वही हम लोगों ने सीख लिया। कोई भी बच्चा भी है, अगर वो पैदा होता है तो उसके परिवार में जो भाषा बोली जाएगी वही बच्चा भाषा सीखता है। तो क्या उसमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है? उसमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब बयान नंबर 1 और 2 सही है, 3 तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यस। तो 1 और 2 सही है, इसमें है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे दिया है। 1 और 2 बयान सही है, इसमें 1 और 3 सही दिया है। 3 जिसमें है वो होगा ही नहीं। इसमें भी 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 3 तो डायरेक्ट गलत है कि पहली जबान की कवायद यानी कि जो ग्रामर है दूसरी जबान में रुकावट बनती है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जिसमें जिसमें 3 दिया है, तीसरा वाला कथन वो गलत होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर इसका हमें पता चल गया। 148 नंबर क्वेश्चन है कि तौसीई मुताला किसके लिए होता है? तफासिल के लिए, गहराई से पढ़ना, लफ्जियात की आमोजिश के लिए, मालूमात आमा में इजाफा के लिए, या फिर लुत्फ अंदोजी और मजमुई अदराक के लिए? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? यस, तौसीई मुताला की बात करें तो लुत्फ अंदोजी और मजमुई अदराक के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। गजला परवीन, वेरी गुड। ठीक है, जीनत परवीन ने भी डी लगाया है, जबरदस्त। तफसील से लिए, गहराई से पढ़ने, गौर से पढ़ने का तो वो तो बगौर मुताला हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। 149 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। इस जबान में ग्रुप में किया जाने वाला प्रोजेक्ट है, ग्रुप में किया जाने वाला प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए में दिया है पूरी दरसियात में जबान की एक हिकमत अमली, जबान की लफ्जियात की आमोजिश की एक हिकमत अमली, पूरे क्लास वर्क की एक तकनीक, या फिर इनफरादी काम की एक तकनीक। इनफरादी तो जहां पर भी दिया है वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। जबान में ग्रुप में किया जाने वाला प्रोजेक्ट है, ग्रुप में किया जा रहा है। क्या होगा इसका? डी नहीं होगा, कंफर्म है। यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप लोग ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जबान में ग्रुप में किया जाने वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? पूरी दरसियात में जुबान की एक हिकमत अमली। एक हिकमत अमली ही तो है पूरी दरसियात में। अगर पूरी क्लास की बात करें तो जबान की एक हिकमत अमली है, और कोई ना कोई एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप में कराया जा रहा है। जबान की आमोजिश हो या फिर कोई ना कोई लक्ष्य तो है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, जबान की एक हिकमत अमली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है कि पोर्टफोलियो अंदाजा कद्र है। अच्छा सवाल है ये भी। ऑप्शन ए में दिया है पोर्टफोलियो अंदाजा कद्र, याद है ना? ऑप्शन ए में दिया है कि उस्ताद के जरिए वक्तन फवक्तन आमोजिश की मिसालों को जमा करना और आमोजगारों के मजमूई अंदाजा कद्र के लिए उसका इस्तेमाल करना। देखिए, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि जो लोग थ्योरी क्लास नहीं पढ़े हैं, जो टॉपिक को मैंने पढ़ाया है कि पोर्टफोलियो अंदाजा कद्र क्या होता है, अंदाजा कद्र यानी कि वैल्यूएशन किसको कहते हैं, अगर नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं ना, उनको ये डायरेक्ट सर के ऊपर से जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि व्हाट इज अंदाजा कद्र, इवैल्यूएशन क्या है। तो मैं कहूँगी वो लोग ज़रूर क्लास को, जो थ्योरी क्लास को मैंने पढ़ा है वहाँ पर ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है यानी कि उन्होंने थ्योरी क्लास नहीं किया है, उनके सर के ऊपर से जाएगा, वो समझेंगे कि ये पोर्टफोलियो अंदाजा कद्र ये क्या है, व्हाट इज अंदाजा कद्र, उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक।
और तब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा, क्यों ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सही हो रहा है ये भी समझ में आएगा। अब बीच बीच में रोक करके मैं फिर से थ्योरी क्लास को दोबारा कंटिन्यू थोड़ा ना करूंगी। पोर्टफोलियो अंदाजा कद है उस्ताद के जरिए वक्तन फवक्तन आमोजिश के मिसालों को जमा करना और आमुजगारों के मजमूई अंदाजा कद्र के लिए उसका इस्तेमाल करना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ही तो लग रहा है। और क्या किया जाता है पोर्टफोलियो में? उस्ताद के जरिए वक्तन फवक्तन आमोजिश की मिसालों को जमा करना, कहाँ तक उस बच्चे का अधिगम हुआ है, बच्चा कहाँ तक सीखा है उसको जमा करना, और आमोजगारों के मजमूई अंदाजा कद्र के लिए उसका इस्तेमाल करना, पूरा होल। क्योंकि पोर्टफोलियो रिपोर्ट जब आप देखते हैं ना तो पता चलता है कि बच्चे का विकास कहाँ तक हुआ है। ठीक है, और बाकी बी में दिया है आमोजगारों की सरगर्मियों का रिकॉर्ड रखना और दर्जा बंदी के लिए नंबर देना, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में दिया है हर आमोजगार की एक फाइल रखना और जांच में हासिल करदा नंबरों का रिकॉर्ड रखना, नहीं, ये भी नहीं होगा। सिर्फ यही थोड़ा ना है कि आप जांच में हासिल करदा नंबर का रिपोर्ट रखेंगे, सिर्फ जांच हुआ है उसी का रिपोर्ट रखेंगे, नहीं। हुसूलियाबी और रैंक के साथ आमोजगारों की पेशरफत की रिपोर्ट, नहीं। इसमें टोटल हर एक एक्टिविटी का रिपोर्ट रखा जाता है, वक्त वक्त पर कहाँ कहाँ तक किस किस तरह से उसका कहाँ तक विकास हुआ है, कहाँ तक बच्चा सीखा है, ये सारा नोट किया जाता है पोर्टफोलियो में। एक बार किसी बच्चे का अगर पोर्टफोलियो रिपोर्ट देख लिया गया तो पता चलता है कि बच्चे का विकास कहाँ तक हुआ है, बच्चा कहाँ तक सीखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खत्म तो हो गया क्वेश्चन। अब आप लोग बताएंगे कि 30 में आपका कितना सही हुआ। होप आपका 30 में 30 तो नहीं लेकिन 29 जरूर सही हुआ हो। 30 में 28, जबरदस्त, कोई बात नहीं। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन था ये इसलिए आपको हार्ड लग रहा था क्योंकि ये पेपर 2 का था। अब समझ में आया? दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर, और किसका? तो पेपर 2 लैंग्वेज 2। ठीक है, आज के इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम जिसका नाम है ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल, वहीं पर डाल दिया जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा तो लाइक शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसे रहा, और अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कैसे रहा। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में नए एनर्जी नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।